गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम टॉपिक लेके आए हैं अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीयकरण में अंतर, माने डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों, दोनों टॉपिक्स को हम विस्तार में हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, कि जब उच्चाधिकारी के पास, हायर अथॉरिटीज के पास अगर वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, वो उस कार्य को जो अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, तो उसके वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए कुछ कार्य जो है वो अधीनस्थ को, अपने से सबऑर्डिनेट को जो है डेलीगेट कर दिया जाता है, और उसी को कार्य को करने के लिए जो है उसे कुछ जो है अधिकार दे दिए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अधिकार अंतरण, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। माने अगर कार्य ज्यादा होगा सुपीरियर के पास, तो डेफिनेटली उसे वर्कलोड अपना ट्रांसफर करना पड़ेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना पड़ेगा। और विकेंद्रीयकरण भी हम पढ़ चुके हैं। विकेंद्रीयकरण क्या है? सत्ता के केंद्र बढ़ा देना, माने सत्ता का जो है उसको विस्तार कर देना, उसका जो है नीचे निम्न लेवल तक जो है हमारा लोअर लेवल है उस तक जो है हम पावर्स को अगर डेलीगेट करते हैं पूरे संगठन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम बोलेंगे विकेंद्रीयकरण। तो आज इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा अंतर का आधार है प्रकृति, नेचर। माने हम इस आधार पर अंतर करेंगे कि अधिकार अंतरण की प्रकृति क्या है और विकेंद्रीयकरण की प्रकृति क्या है। अगर अधिकार अंतरण की हम बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पे, जरूरी है, ये अनअवॉइडेबल है, माने इसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये होगा इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता है। किस अवस्था में नहीं चल सकता काम? यदि सुपीरियर के पास कार्य का भार ज्यादा है। इफ वर्कलोड ऑफ अ सुपीरियर इज ग्रेटर, इज मोर, अगर वो कार्य को नहीं कर सकता अच्छी तरह से, इफ ही इज नॉट कैपेबल टू कंप्लीट हिज टास्क, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू डेलीगेट सम ऑफ हिज वर्क, सम ऑफ हिज पावर्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो उसे करना ही पड़ेगा। माने कोई भी संगठन, चाहे हम किसी भी संगठन की बात करें, चाहे वो उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो निजी क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है, तो कोई भी संगठन अधिकार अंतरण के बगैर काम नहीं चला सकता है। तो ये जरूरी है हमारा, अनअवॉइडेबल। दूसरी तरफ अगर विकेंद्रीयकरण की हम बात करें तो हम कहते हैं कि विकेंद्रीयकरण क्या है? वो अधिकार अंतरण का ही विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। माने इसके बगैर काम चलाया जा सकता है। अगर हम चाहे, अगर कोई संगठन चाहे तो वो बगैर विकेंद्रीयकरण करे, बगैर डिसेंट्रलाइजेशन करे भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से जो काम चला सकता है। माने ये संगठन पे डिपेंड करता है, ये प्रबंध पे, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से कार्य चलाना चाहती है या फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है। मैंने लिखा है यहाँ पे, डिपेंड्स अपॉन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, मान लेते हैं दो विद्यालय, दो स्कूल के हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये जो है एक ऐसा स्कूल है कि जिसमें हमने कोई एक्टिविटी इंचार्ज नहीं बनाया है, कोई गतिविधि अधिकारी हमने नहीं अपॉइंट किया है, तो वहां पे भी गतिविधियां होती होंगी, वहां पे भी जो है हमारे एनुअल फंक्शंस हमारे होते होंगे, वहां पे भी हम जो है डिफरेंट जो हमारे डेज हैं उनको हम सेलिब्रेट करते होंगे, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है। तो ऐसा करने की ड्यूटी हम किसी भी टीचर को जो है, किसी भी अध्यापक को हम दे सकते हैं और वो ऐसा कर सकता है। आगे जो है बाद में अगर कभी आगे जरूरत पड़ती है तो किसी दूसरे टीचर को दी जा सकती है। माने ये टेम्परेरी होता है, इसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। जबकि एक दूसरा संगठन ऐसा है कि वो अलग अलग पद बना देता है, अलग अलग पोस्ट जो है वो क्रिएट कर देता है, और उसने एक पोस्ट क्रिएट कर दी, एक्टिविटी इंचार्ज, गतिविधि अधिकारी। माने उस पोस्ट पे जो भी व्यक्ति काम करेगा बच्चों, उसका कार्य क्या होगा कि जो भी स्कूल में गतिविधियां होंगी, वो छोटी सी असेंबली से लेके कोई एनुअल फंक्शन तक जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, वो सारी की सारी उसी व्यक्ति ने परफॉर्म करनी है, उसी पर्सन ने परफॉर्म करनी है। तो ये परमानेंटली जो है हमने सत्ता का केंद्र बना दिया, उसको जो है वो कार्य हमने, वो पावर्स परमानेंटली जो है हमने सौंप दी। तो अगर हम क्या ऐसा नहीं करते
तो पहले स्कूल में क्या काम नहीं चल रहा है? क्या उसमें एनुअल फंक्शंस नहीं हमारे हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, लेकिन दूसरे स्कूल ने उसको ज्यादा अच्छी तरह से उसको करने की कोशिश करी, पॉलिसी बनाई और डिसेंट्रलाइजेशन। पहला अंतर हमारा ये। सेकंड हमारा है कार्यवाही की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन एक्शन। माने जिसको कार्य सौंपा गया है, जिसको जो है डेलीगेट की गई है अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो कितनी स्वतंत्रता से अपना कार्य कर सकता है, वो कितनी स्वतंत्रता से फ्रीली विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द सुपीरियर्स ही कैन टेक डिसीजन और नोट, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम अधिकार अंतर की बात करें तो मैंने लिखा कम स्वतंत्रता। यहाँ पे जो फ्रीडम है वो क्या होती है? कम होती है। क्यों? फुल कंट्रोल ऑफ सुपीरियर, क्योंकि सुपीरियर का कंट्रोल हमेशा बना रहता है सबऑर्डिनेट के ऊपर। अधिकारी जो है वो अधीनस्थ के ऊपर हमेशा नियंत्रण रखता है। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं, हमने एक कंसेप्ट, एक टॉपिक पढ़ा था कि अकाउंटेबिलिटी कैनॉट बी डेलीगेटेड, कि जो जवाबदेही है, जो उत्तर देता है, वो हमेशा उच्च अधिकारी की ही रहती है। हम कार्य तो ट्रांसफर कर सकते हैं, हम वर्कलोड तो दे सकते हैं, हम डेलीगेट तो कर सकते हैं अथॉरिटी को, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। हम जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लेते मैं सेक्शन इंचार्ज हूं, कोई कार्य मेरे पास ज्यादा है, तो मैंने कुछ कार्य करने के लिए अगर अपने सेक्शन चैंपियन को, मॉनिटर को दे दिया है, कार्य तो सौंप सकता हूं मैं, लेकिन अगर उसमें कोई मिस्टेक अगर होती है और अगर प्रिंसिपल सर मेरे से पूछते हैं तो मैं जो है टाल नहीं सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप चैंपियन से पूछिए, क्योंकि वहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी था। तो जब मुझे पता है कि जो भी गलती होगी उसके लिए मैं ही जिम्मेवार माना जाऊंगा, तो क्या मैं उसको पूर्ण स्वतंत्रता दूंगा अपने से सबऑर्डिनेट को? नहीं, मैं हमेशा उसके कार्य के ऊपर नजर रखूंगा, सुपरविजन करूंगा, ताकि उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। माने जो मेरा सेक्शन चैंपियन है वो फ्रीली विदाउट आस्किंग फ्रॉम मी ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस एट हिज ओन, वो अपने आप निर्णय नहीं ले पाएगा, तो स्वतंत्रता कम होगी। जबकि अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करें तो वहां पे तो हमने पोस्ट ही बना दी, वो कार्य ही पूरा उसको सौंप दिया हमने परमानेंटली। मैनेजमेंट की पॉलिसी ही ऐसी है, तो वहां पे जो है अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, वहां पे अथॉरिटी के साथ साथ जवाबदेही को भी हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो वहां पे जो उच्च अधिकारी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जब ऐसा है तो उसे कोई समस्या नहीं है, उसको जो है सुपरविजन करने की, नजर रखने की, कंट्रोल करने की अपने सबऑर्डिनेट को नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? अधिक स्वतंत्रता, नो कंट्रोल ऑफ ए सुपीरियर। नेक्स्ट हमारा है स्थिति, स्टेटस। माने क्या स्टेटस है अधिकारांतरण का? अधिकारांतरण क्यों हम करते हैं, क्यों हम डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी करते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ए अथॉरिटी? तो यहां पे मैंने लिखा है कार्य विभाजन इसका आधार है। देखिए, संगठन जो है वो कार्य, एक तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर कार्य का भार ज्यादा न रहे, इस वजह से कार्य सौंप देते हैं दूसरे व्यक्तियों को। दूसरा जो है वो स्पेशलिस्ट बनाने के लिए, एक्सपर्ट बनाने के लिए। अगर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करेंगे बार बार, तो डेफिनेटली जो है वो एक्सपर्ट हो जाएंगे और कार्य की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जहां भी जिस भी संगठन में हम कार्य का बंटवारा करेंगे, तो जिसको भी हम कार्य सौंपेंगे उसको हमें अधिकार भी देने पड़ेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तभी आ जाता है जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है। नेक्स्ट अगर हम पढ़े विकेंद्रीकरण के बारे में, तो संगठन की नीति का परिणाम, रिजल्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। मैंने बताया था कि विकेंद्रीकरण जो है वो अपने आप में नहीं उत्पन्न होता है। किसी संगठन की अगर पॉलिसी ऐसी है कि वो सत्ता का जो है कई केंद्र बनाना चाहता है, एक्सटेंशन करना चाहता है, देन ही यूज डिसेंट्रलाइजेशन, अदरवाइज he may use delegation of authority। नेक्स्ट हमारा है क्षेत्र, स्कोप। अगर अधिकारांतरण की हम बात करें तो इसका जो स्कोप है वो क्या है? सीमित क्षेत्र है, क्योंकि इसमें जो कार्य सौंपा जाता है अधीनस्थ को, उस कार्य को करने के लिए केवल उतनी ही अधिकार दिए जाते हैं जितने कि उस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक है। ना तो अधिकार ज्यादा दिए जाते हैं और ना ही अधिकार कम दिए जाते हैं। क्यों? हमने पहले भी पढ़ा है, अगर अधिकार हमारे कम होंगे, अगर इफ अथॉरिटीज आर लेस देन रिक्वायर्ड, देन वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो कार्य अच्छा नहीं किया जा सकता है, बहाना बना सकता है वो व्यक्ति जिसको कार्य सौंपा गया है। बट इफ
अथॉरिटीज आर मोर देन रिक्वायर्ड देन इट में बी मिसयूज, तो उनका जो है गलत प्रयोग किया जा सकता है। तो अधिकार उतने ही दिए जाते हैं जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है तो अधिकार वापस ले लिए जाते हैं, इसलिए इसका कम क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है। जबकि अगर विकेंद्रीकरण की बात करें तो इसका व्यापक क्षेत्र है, एक पद ही बना दिया जाता है, वो कार्य हमेशा उसी ने करना है, तो संपूर्ण अधिकार, कंप्लीट पावर्स टू टेक डिसीजंस जो है वो डेलीगेट कर देते हैं, तो इसका व्यापक अधिकार है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा उद्देश्य, पर्पस, माने हम क्यों करते हैं, वाई वी डेलीगेट अथॉरिटी, हम क्यों अधिकारीकरण करते हैं या विकेंद्रीकरण को हम क्यों अपनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा उच्चाधिकारी के कार्यभार को कम करना। जो उच्चाधिकारी है उनके पास अगर कार्य का भार ज्यादा हो जाता है, वो अपनी ड्यूटी अगर सही तरह से नहीं अगर कर पा रहे हैं, तो हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हेल्प लेते हैं, और कुछ जो पावर्स हैं वो हम जो अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको डेलीगेट कर देते हैं। अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करें तो सत्ता का फैलाव, एक्सटेंशन ऑफ पावर्स, तो वहां पे हम सत्ता का फैलाव करना चाहते हैं, सभी लोगों को हम पावर्स देना चाहते हैं ताकि वो मोटिवेटेड हो, अकाउंटेबल हो और अपना कार्य अच्छी प्रकार से करें। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, तो इस वीडियो में आप देखिएगा कई बार और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। थैंक यू।